तो चलिए बच्चों, जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे बिहार बोर्ड की ओर से माध्यमिक स्कूल परीक्षा मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए 2025 का ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो ओरिजिनल मॉडल पेपर होता है बच्चे, सेम आप लोग को जो एग्जाम पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे आप लोग को मॉडल पेपर जारी किया गया, उसी का हम लोग यहाँ पे आंसर की देखने वाले हैं और वो भी पूरे डिटेल्स में समझते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग को एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। और आप लोग ये ध्यान में रखो, माइंड में रखो कि बच्चे यही तरह के प्रश्न, मतलब इसी तरीके के पैटर्न वाले प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस भी टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से आप लोग को उतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे ओरिजिनल बोर्ड परीक्षा, फाइनल बोर्ड परीक्षा में। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये बिहार बोर्ड की ओर से जारी ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर है, जिसको आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया अभी तक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे डालूंगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का देखेंगे सबसे पहले बच्चे सभी क्वेश्चंस को। और आप लोगों को माइंड में ये प्रश्न था बच्चे कि इस बार क्या दोगुने विकल्प रहेंगे, तो बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, उसके बाद 30 लघु उत्तर रहेंगे, 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है, 30 आपका लघु उत्तर रहेंगे जिसमें 15 का जवाब देना है, 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना है। मतलब बच्चे कहने का अर्थ है कि आप लोग को दोगुने विकल्प मिल रहे हैं सभी चीज़ों में, जैसे वस्तुनिष्ठ हो गया, लघु हो गया और दीर्घोत्तरीय हो गया। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देख और सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। समय दिए जाएंगे टोटल आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट। मतलब ये आप लोग ध्यान में रखना है बच्चे, ये मॉडल पेपर जो ऑफिशियल जारी किया जाता है, ये आप लोगों को परीक्षा को देखकर ही जारी किया जाता है आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ओर से यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है और आप लोगों को यहाँ से लगभग 20 से 30% जो है क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बच्चे, बिना किसी अंक चेंज किए हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और ध्यान से देखना है सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारे पास है बच्चे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न हमारे पास बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सा है यहाँ पे हम लोग को बताना है। ठीक है, देखो √7 प्लस √7 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपका, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये √27 हो जाएगा, जो आपका 3√3 हो जाएगी, ये भी आप लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 1/√4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 में √4 का 2, तो 1/2 हो गया p/q के रूप में, तो ये हो गया आपका क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपको 1 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे बच्चे, आप लोग 1 का ए, 2 का बी, इस तरीके से नहीं, हम लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे डिटेल में समझते हुए चलेंगे कि क्यों इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए प्रत्येक विषम पूर्णांक जैसे ही बोला जाएगा दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना 2m+1 क्या हो जाएगा, 2m+1। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 2m+1, ये विषम पूर्णांक हो गया, कि ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, 2m+1। m के जगह पे आप लोग कुछ भी रख सकते हो, गिनती की संख्या को 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई ना। और अगर सम पूर्णांक पूछ दिया जाए, इसी में अगर सम पूर्णांक पूछ दिया जाता बच्चे आप लोगों से, तो इसका जो हो जाएगा याद रखना है 2m+2। ठीक है, फिर यहाँ पे m के जगह पे आप 0 1 2 3 कुछ भी रखो, तो ये हमेशा सम संख्या ही आएगा। अगला है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चे, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, और q का जो मान होगा वो 2 × 5 के रूप का होगा, 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप का होगा, तो समझना कि ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 × 15 आ रहा है, तो इसमें तो होगा ही नहीं। 23 आ रहा है, ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 13 × 7 आ रहा है, ये हो सकता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो 17/80 जो है ये आपका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, शांत। तो यहाँ पे 3 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, 0.87 के ऊपर रेकरिंग है। बस आप लोग को करना क्या है, 87 में से 8 घटा के आप लोग को 90 लिख देना है। ये आपका जो दशमलव प्रसार बार वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आप लोग को बनाने का ये तरीका है। ठीक है, तो इसमें से घटाओगे तो 79/90 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 79/90, 4 का सी। बहुत ही सिंपल था। अगला है बच्चे 540 बराबर 2 के पावर x × 3 के पावर y × 5 के पावर z है, तो यहाँ पे x + y - z का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसको ध्यान में देखना है हम लोग को, किस तरीके से आप लोग को बनाना है प्रश्न को। कहा गया है बच्चे यहाँ पे 540, देखो 540 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जैसे ही निकालेंगे हम लोग, क्योंकि 2 3 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसको करेंगे हम लोग तो 270 आ जाएगा ये। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 135,
फिर ये आपका 2 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से हम लोग इसको कटाते हैं, तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15, बिल्कुल कट जाएगी ये। 3 पंच यहाँ 15 तो 45 हो जाएगी, फिर 3 से लगेगा, 3 पंचे 15। अब देखो 2 के पावर 2 आया, 3 के पावर 3 आया और गुने 5 के पावर 1 आया, कुछ नहीं तो 1 है ना। अब देखो यहाँ पे 2 के पावर 2 जो आया है, तो ये एक्स का तो वैल्यू है 2। 2 के पावर एक्स को अगर हम लोग 2 के पावर 2 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या आया, 2 आया। उसी तरीके से वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसी तरीके से जेड बराबर 1। बस आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 - 1, तो 3 + 2 - 5 में से 1 गया 4। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न था बच्चे, आप लोगों को ध्यान में रखना है इस तरह के प्रश्न को जब भी बनाते हैं तो। और ये प्रश्न बहुत ही ईजी था और बस आपको समझना था किस तरीके से बनाने हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या की बात करेंगे हम लोग, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय हो जाएगी, ये भी आपका 441 है ना, तो ये ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 21 का क्या है, ये स्क्वायर है ना, 21 का क्या है, स्क्वायर है। और ये नहीं होगा क्योंकि √10 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन √100 का है, तो √10/10, तो ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपको 6 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं कि यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। ध्यान रखना बच्चे कि किसी भी दो अभाज्य संख्याएं का जो HCF होगा, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, HCF होता है बच्चे महत्तम समावर्तक का मतलब। जब भी बोला जाएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF, तो हमेशा याद रखना एक। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या, इसका HCF निकालोगे तो आएगा 1। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, 7 और 13 ले लो, ठीक है, 7 और 13 क्या है, अभाज्य संख्या, इसका भी HCF क्या होगा, 1 होगा। मतलब दुनिया का किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो महत्तम समावर्तक कितना होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चे, हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF बराबर होता है गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, संख्या का गुणनफल, बस इसी वाले सूत्र पे हम लोग को यहाँ पे बैठा देना है मान। LCM कितना है बच्चे, 182। HCF निकालना है तो HCF को लिखेंगे HCF, और संख्याओं गुणनफल दिया गया है 2366। ठीक है, तो HCF अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ से, HCF बराबर, तो ये हो जाएगा 2366 बटा में 182। जब इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटिव करेंगे बच्चे, इसको जब भाग देंगे हम लोग 2366 में, ठीक है, 2366 में अगर 182 से भाग देंगे बच्चे, तो ये आपको कितना बार में कटेगा पता है, 13 बार में। कितना बार में कटेगा बच्चे, 13 बार में। तो याद रखना है 8 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका HCF जो होगा वो 13 कहलाएगा, सिर्फ भाग आपको देना था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए शांत को जब हम समझ जाएंगे बच्चे, तो हमेशा क्या होगा, वो अशांत हो जाएगा। शांत को अगर हम लोग छांट देंगे तो अशांत हो जाएगा ना, अलग। तो देखो 11/40, ये 2 और 5 का ही इसमें मिलन है, तो ये आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ये शांत हो जाएगा। 200, इसमें भी 4 गुने 5 आ रहा है, मतलब 2 और 5 का ही मल्टीपल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा बच्चे। ये आपका क्या है, अशांत है। ये आपका क्या है, क्योंकि 2 और 5 का तो रूप यहाँ पे दूर दूर तक सवाल नहीं है बच्चे। और ये भी आपका क्या है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 का मिलन से ही यहाँ पे 160 का जो होगा वो निर्माण होगा। लेकिन 441 का किसी भी तरीके में 2 और 5 का उपयोग इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगी बच्चे। ये ध्यान में रखना, 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर है कि यदि P बराबर AB के पावर 3 तथा Q बराबर A के पावर 4B, जहाँ P और Q घनात्मक पूर्णांक तथा AB अभाज्य संख्या है, तो P और Q का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। P और Q का लघुत्तम समावर्तक बोला गया है बच्चे। ठीक है, और A और B क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। A और B क्या है, एक तरह से अभाज्य संख्या है। तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा बच्चे, ध्यान में रखना है। जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, LCM किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको भी लेते हैं, और जिसका कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं। तो देखो A और A के पावर 4 में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, A के पावर 4, B में B के पावर Q, तो यही हो गया LCM, A के पावर 4 और B के पावर 3। ऑप्शन नंबर 10 का C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगर इसी का HCF पूछता बच्चे, तो HCF हम लोग को जवाब देना था। जब HCF पूछता
तो यहाँ पे जो लोएस्ट कॉमन होगा ए, और ए के पावर 4 में क्या है कॉमन, सब कम ए है, तो ए, और बी में बी, तो ए बी हो जाता एचसीएफ, क्या होता है ए बी एचसीएफ हो जाता, एलसीएम हो गया ए के पावर 4 बी के पावर 3। ठीक है, हम लोग समझते हुए चलते हैं बच्चे, तक आप लोग को 100 प्रश्न यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और आप लोग समझ जाओगे सभी प्रश्नों को। देखो को प्राइम क्या होता है बच्चे, को प्राइम ऐसा फैक्टर होता है, मतलब दो संख्या होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होती है, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, जिसमें किसी भी तरह का कॉमन नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 और 45 है बच्चे, तो 15 और 45 में तो 3 भी और 5 भी कॉमन है, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। 21 और 105 में तो 5 कॉमन है, तो ये भी आपका 3 भी कॉमन है, तो ये भी अभाज्य नहीं होगी। 14 और 84 में 7 कॉमन है, 14 भी कॉमन, तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। बताओ 9 और 16 में बच्चे कोई भी कॉमन है, मतलब कोई भी चीज़ इसमें कॉमन सा है, कट रहा है किसी भी संख्या से, नहीं कट रहा है, 9 भी अलग है 16 भी अलग है, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका बच्चा 3 और 13, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये क्या है आपका एक अभाज्य सॉरी ये को प्राइम संख्या हो जाएगी, मतलब ऐसा जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, जैसे 4 और 15, ठीक है, जैसे 4 और 11, ये सारे क्या है आपका को प्राइम है, मतलब सह अभाज्य संख्या है। 11 का बी। 12 देखते हैं बच्चे, 0.3125 को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चे, ध्यान में रखना है, 4 अंक पे के बाद दशमलव है ना, तो यह 3125 बट्टा में 1 2 3 4। ठीक है, 5 से कटा दो इसको, तो ये हो जाएगा 625 पंचे 3125, और ये 5 से 5 2000। ठीक है, अब 5 से कटाओगे तो ये 125 हो जाएगा, और ये 5 से कटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 5 चौके 20 400। ठीक है, अब 5 से कटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कटाओ 25 से कटा देते हैं डायरेक्ट बच्चे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 16 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 16, इसका मतलब 5/16 जो है इसका पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म हो गया, क्या हो गया पी बाई क्यू। बस आपको कटाना था दशमलव को हटा के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। देखिए बच्चा, बहुपद हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलते हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुपद पहचानने का नियम भी मैंने आप लोग को कई बार बता रखा है। जब भी रूट आएगा, ध्यान, रूट किस में, चर पद में। चर पद किसको बोलते हैं बच्चे हम लोग, ए बी सी डी जो एक्स वाई टर्म होते हैं ना, उसको चर पद बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड इस तरीके से, जिस इसमें रूट अंडर एक्स या फिर रूट अंडर वाई नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रूट अंडर 2 में रहता तो चलता, लेकिन रूट अंडर 2x में भी है तो ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है बच्चे, बहुपद देखने से ये लग रहा है यहाँ पे देखो x के पावर 1/x के अगर पावर आ गया 1/x, तो ये अब भी बहुपद नहीं होगी, क्योंकि x के पावर -1 हो जाएगा, और कभी भी -1 में माइनस फैक्टर में, यहाँ पे माइनस पावर में कभी भी वो बहुपद नहीं होगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। और देखो अभी जस्ट बताया कि ये जब नहीं होगा तो ये भी नहीं होगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो हुआ क्या आपका 13 का सी जो है ये आपका बहुपद हो जाएगा। अगला देखते हैं कि बहुपद का घात क्या है। बहुपद का घात अभी नहीं बता पाओगे बच्चे, जब तक इसको आप लोग सोल्यूशन नहीं करोगे। सोल्यूशन जब कर लोगे इसको तो बहुपद का घात इसमें बता दोगे। तो चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। क्या हो जाएगा ये बच्चे 3 दूनी 6x। बस आपको इससे मल्टीप्लाई करना है किससे, तो x³ - 8 से। ठीक है, घात का मतलब होता है मैक्सिमम घात। जब भी आपको घात बताना है तो मैक्सिमम वाला पावर बताना है। तो अब बताओ x के पावर 3 और x के पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 5 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9x³ हो जाएगा। तो देखने से लग रहा है बच्चे इसी तरीके से कुछ कुछ आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन घात जो होगा मैक्सिमम घात वो आपका 5 ही होगा, क्योंकि x के पावर मैक्सिमम घात कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं बच्चे कि बहुपद 2x² - 6 के शून्यक हैं। शून्यक सिंपल है बच्चे, ध्यान में रखना है, 2x² - 6 = 0। इसको जब हल करोगे आप लोग तो हो जाएगा 2x² बराबर इधर 6 चलेगा तो 2 3 6 कट जाएगा, x² बराबर 3 आ जाएगा। जब भी आप लोग को स्क्वायर में इधर हम लोग रूट ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे, तो x का मान हो जाता है ±√3। तो एक बार हो जाएगा +√3, एक बार हो जाएगा माइनस में √3। जो ऑप्शन नंबर आपको ये ए जो है ये सही है, क्या हो जाएगा 15 का ए। चलिए 16 देखते हैं, इसका P2 का मान बताना है। कोई बहुपद Px का वैल्यू दिया गया है बच्चे, तो P2 का मान बताना है। तो सिंपल है P2
इसका मतलब x के जगह पे 2 रख देना है। x के जगह पे हमें हर जगह 2 रख देना है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 8 गुने 2 हो जाएगा 16 माइनस 12। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 16 माइनस 12। ठीक है, तो 8 माइनस 16 माइनस 12 कितना हो गया? 28 हो गया। तो 8 में से 28 जाएगा माइनस में 20। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। अगला है इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का वैल्यू क्या होगा? शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, मान लेते हैं कि कोई इसका एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। यही ना होगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है बच्चे? एक है अल्फा तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, तो के का मान हम लोग को बताना, मतलब इस ये टर्म हमको लाना है। तो सिंपल है बच्चे, हम लोग को जानते हैं किसी भी बहुपद का जो गुणनफल होता है शून्यकों का, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। ठीक है, C/A होता है। तो यहाँ पे C के जगह पे क्या है? C के जगह पे माइनस के है और A के जगह पे यहाँ पे 3 है। ठीक है, और एक अल्फा है और बीटा दूसरा जो व्युत्क्रम शून्यक है वो 1/अल्फा है, बराबर -K/3। तो अल्फा से अल्फा चला जाएगा तो के का जगह के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में नहीं आएगा बच्चे तो आप लोग एक बार और देख लेना, ये प्रश्न हमेशा पूछता आ रहा है आप लोग के एग्जाम्स में। ठीक है, जब भी एक दूसरे के व्युत्क्रम पूछा जाएगा ना तो एक मान लेना कि कोई ए है, दूसरा 1/A हो जाएगा। ठीक है, अगर बी वाला टर्म पूछा जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्म में आप लोग को, और हमेशा याद रखना जब भी आपको व्युत्क्रम वाला रहेगा ना तो आपको सी का ही मान पूछा जाएगा। ठीक है, सी का ही या फिर ए का, सी और ए का मान ही पूछा जाएगा आप लोगों से, क्योंकि अल्फा और जो बीटा होगा अल्फा इंटू बीटा वो हमेशा कट जाएगा एक के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला है कि शून्यक -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी? शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? देखिए बच्चे, शून्यक यहाँ पे बोला गया है कि -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या, तो कितना भी हो सकता है बच्चे शून्यक, मतलब शून्यक अगर 2 हो रहे हैं तो बहुपदों की संख्या तो अनगिनत हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं बोला गया है कि घात जो होगा वो कितना होगा इसका। ठीक है, ये तो नहीं पूछा गया, सिर्फ बहुपद की संख्या पूछा गया, तो अनगिनत हो सकती है -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या। ठीक है, कितना भी आप लोग बहुपद इसको बना सकते हो। अगला है यहाँ पे कि px का वैल्यू दिया गया बच्चे कि उसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? सिंपल है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, -b/A होता है बच्चे। तो -b के जगह पे यहाँ पे -7 है और a के जगह पे 5 है, तो -7/5 हमको करना क्या है? 5 अल्फा प्लस बीटा निकालनी है। तो 5 अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला है -7/5, तो 5 से 5 ये कट जाएगा तो बच्चा का -7। यही तो हम लोगों से पूछा गया था। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 20 नंबर देखते हैं बच्चे, क्या प्रश्न हमारे पास है। कहा गया कि कोई त्रिघात बहुपद है, ये दिया गया है ax³ + bx² + cx + d। ये क्या है? आपका मानक रूप है त्रिघात बहुपद का। क्या है? मानक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लोगों से पूछा गया अल्फा बीटा इंटू गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा का मान पूछा गया है। तो हम लोग को पता होनी चाहिए बच्चे, ये होता है D/A। क्या होता है बच्चे? D/A। तो D के जगह पे क्या है? D ही है। तो क्या होता है बच्चे यहाँ पे? माइनस में D/A होता है। ठीक है, इसका 3 फार्मूला होता है बच्चे, याद रखना है आप लोगों को सूत्र। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो होता है आपका -B/A के फॉर्म में। एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये होता है आपका C/A के फॉर्म में। ठीक है, और एक होता है अल्फा बीटा गामा जो -D/A के फॉर्म में होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो -D/A के फॉर्म में होता है। जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है यही करेक्ट है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है बच्चे हमारे पास कि यदि कोई रेखाएं हैं जो 5x + py = 6 दिया गया है, 15x + 9y = 12, अगर समानांतर है ना तो p का वैल्यू क्या होगा? तो समानांतर और एक होता है प्रतिच्छेदी और एक होता है आपका समपाती, ये 3 आपको शर्त होती है याद रखने के लिए ग्राफ में। तो आप लोग के यहाँ पे समानांतर पूछा गया, जब भी समानांतर बोला जाएगा बच्चे तो आपको ध्यान में रखने की ये शर्त होता है A1/A2 बराबर होता है बच्चे B1/B2 और नॉट इक्वल टू होता है आपका C1/C2। ठीक है, ये आपका समानांतर के लिए शर्त है, ये समानांतर के लिए शर्त है। ठीक है, और अगर समपाती के लिए पूछा जाएगा तीनों इक्वल होता है और प्रतिच्छेदी के लिए पूछा जाएगा तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होती है। ठीक है, तो बस इसी वाले हम लोग को शर्त पे ध्यान रखनी है। ये हो जाएगा 5/A2 के जगह पे 15 है, बराबर हो जाएगा B1 के जगह पे P है, B2 के जगह पे 9 है। ठीक है, और C1 को हम लोग को ध्यान में नहीं रखना क्योंकि हम लोग को P का वैल्यू पता करना B1 का। तो यहाँ पे से कैलकुलेशन कर दो, 5 × 15 तो 3 × 9 हो जाएगी, तो यहाँ पे P का वैल्यू 3 हो जाएगा। या फिर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की
तो अभी इसको कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए अगला देखते हैं कि यदि दो चरों में दो रेखा एक समांतर के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। जब प्रतिच्छेद हो जाएगा ना बच्चे, जैसे भी कोई ग्राफ है प्रतिच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना, केवल प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद अगर रेखाएं हो जाएगी बच्चे, तो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका केवल और केवल एक, क्या होगा, सिर्फ एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ और एक हल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से प्रतिच्छेद हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका एक हल हो जाएगा बच्चे, ठीक है, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ एक हल। 22 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि एक्स और वाई का वैल्यू पता करो। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। 5x माइनस में 8y बराबर 0 है, यहाँ पे 10x माइनस में 18y बराबर आपका 0 है, ठीक है। इसको x को हटाओगे तो यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपस में, 2 गुने 5 और ये 2 गुने 8 हो जाएगी, तो ये आपस में कट गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस 18 में से अगर 16 गया तो ये 2y बराबर 0। तो y का वैल्यू तो पक्का 0 होगा बच्चे, यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा 0, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको ध्यान में रखनी है। तो x का भी वैल्यू 0 होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है ना दोनों में, तो हमको 0 ही लाना है, ठीक है ना। या नहीं तो आप लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। 5x माइनस में 8 गुने 0 बराबर 0, तो ये भी आपका क्या होगा 5x बराबर 0। तो यहाँ से x का भी वैल्यू 0 आ गया, मतलब x बराबर 0 आ गया और y बराबर भी 0 आ गया। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि यदि समीकरण इतना दिया गया है कि मूल समान हो तो सी का वैल्यू क्या होगा। मूल अगर समान होता है ना बच्चे, तो हम लोग को पता होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0। और ये मानक रूप देखना और इससे मिलान करना। अगर मानक रूप दे रखा है तो आप लोग ये फार्मूला बैठा के आप आसानी से बना सकते हो। तो बी के जगह पे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4ac, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सी का वैल्यू पता करना है बच्चे, सी का। तो सी बराबर यहाँ पे बी स्क्वायर बटा में 4a, बी स्क्वायर बटा में 4a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी बच्चे, ठीक है। हमारे पास प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है बच्चे, हम लोग को ध्यान में रखनी है। ये तो द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है बच्चे। लेकिन इसको देखोगे बच्चे तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे √2x का अगर स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 2x स्क्वायर है जो आपस में कट जाएगी, तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे सी जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर 25 का सी राइट हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल इतना है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। बस सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है बच्चे, हम लोग को एक मूल अगर पता चल गया ना तो दूसरा मूल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी प्रयोग करोगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का ही प्रयोग करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c के जगह पे 12 है और a के जगह पे 1 है। अल्फा का मान 3 है, बीटा का वैल्यू पता करनी है, तो 12 बटा में 1, तो 3 चौके 12 हो जाएगी, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो तो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू लेके सकते हो, -b/a, तो हो जाएगा -7, तो हो जाएगा 7 बटा में 1, अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस बीटा बराबर 7, यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा 7 में से 3 गया 4, ठीक है। किसी भी तरीके से बनाओ आपको दूसरा मूल पता चल जाएगी। अगला देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q का वैल्यू क्या होगी। सिंपल है बच्चे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हालांकि यहाँ पे पूछा गया है हम लोगों से। यदि द्विघात समीकरण के मूल p तथा q है तो p प्लस q का वैल्यू क्या होगा। तो p प्लस q का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया हम लोगों से, ठीक है। तो मूल दिया गया है बच्चे, यहाँ पे p प्लस q का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसको आप लोग को p प्लस q और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का यूज होगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग इसको ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मूल जो दिया गया है एक मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा हम लोग, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस में b/a हो जाएगा, और अल्फा के जगह पे p है और प्लस q है, ठीक है। और b माइनस b है ना, तो b के जगह पे p है, तो यहाँ पे माइनस p/a के जगह पे 1 है, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस में p। तो हम लोग को यहाँ पे एक जगह p प्लस q बराबर माइनस p आ गया, तो यहाँ से q का वैल्यू या फिर p दोनों जगह है ना, दो टर्म है, तो यहाँ पे q का वैल्यू निकालेंगे
तो ये हो जाएगा आपका, इधर चल जाएगा तो ये माइनस में 2p के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो c/a के बराबर होता है। यहाँ से p इंटू क्यू का वैल्यू निकालें, क्योंकि अल्फा और बीटा, अल्फा p है और बीटा q है। c/a, c के जगह पे है q, बटा में 1 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से p इंटू क्यू बराबर q हो गया, q से q आपस में कट जाएगा तो p बराबर यहाँ पे 1 आया। ठीक है, p बराबर 1 आया तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा q बराबर -2 गुने 1, ये हो जाएगा माइनस में 2। अब बताओ p का वैल्यू 1 आया बच्चे, q का वैल्यू -2 आया, तो हमको पता क्या करना था, p प्लस q का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 -2। ठीक है, ये हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा बच्चे, -1, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बच्चे। ठीक है, 1 नंबर नहीं 2 नंबर में पूछा जाना चाहिए था प्रश्न, इसलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3x² - 13x + 10 = 0 का विविक्तर क्या है, मतलब डिस्क्रिमिनांट बोला गया है d बराबर होता है b² माइनस में 4ac निकाल लो बच्चे। ठीक है, d बराबर b² - 4ac निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, b², तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 4 गुने a के जगह पे कितना है 3 गुने 10। ठीक है, 4 × 12 110, यहाँ पे 4 × 12 120 हो जाएगा, तो 169 में से 120 गया बच्चे, तो हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे करेक्ट होगा। मूलों का गुणनफल पूछा गया है तो इसको कैलकुलेटिव कर लो, 2x² प्लस हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/h, c के जगह पे 0 है बटा 0 बटा में 1 कुछ भी रखोगे तो 0 के ही फॉर्म में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मूलों का गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। अगला देख लो, यहाँ पे कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो बताओ बच्चे यहाँ पे कौन सा समांतर श्रेणी में, ये तो होगा ही नहीं। ये देख लेते हैं बच्चों, 2 4 8, ये भी नहीं होगा। 1 बटा में, इसको देख ले तो बच्चे 1 बटा में 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 1/2। अगर 3 बटा 2 में से 1/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2/2। ये भी आपका नहीं होगा। होगा बच्चे ये, इसको ध्यान से देखो, √7 को हम लोग √7 ही रखने देते हैं, और √28 को हम लोग 2√7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√7, ये हो जाएगा 3√7, ये हो जाएगा 4√7, मतलब ये बिल्कुल ये होगा बच्चे, 30 का जो है बी समांतर श्रेणी में हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ रहे हैं 31 नंबर की ओर। ठीक है।